नमस्कार। आज बात करते हैं साहित्य की दुनिया के एक ऐसे संग्राम की, एक ऐसी क्रांति की जिसने कविता की शक्लो सूरत ही बदल दी। और इस क्रांति के नायक थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने शब्दों के जरिए एक पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे डाली। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सोचिए, 18वीं सदी का वो दौर जब कविता आम इंसान की पहुंच से, उसकी भाषा से कोसों दूर थी। वो कुछ खास नियमों, कुछ पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। पर जल्द ही कोई इन दीवारों को तोड़ने वाला था। देखिए, उस जमाने की कविता को पढ़ना ऐसा था मानो आप किसी आलीशान, सजे धजे लेकिन बंद कमरे में हैं, जहां की हवा भी बनावटी लगती है। शब्द बड़े भारी भरकम और भावनाएं वो तो रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई थीं। साफ कहें तो कविता कुछ खास लोगों की चीज बनकर रह गई थी, आम आदमी की नहीं। तो चलिए, सबसे पहले उस पुरानी सोच को समझते हैं जिसने कविता को एक तरह से सोने के पिंजरे में कैद कर रखा था। और वर्ड्सवर्थ का मिशन इसी पिंजरे को तोड़ना था। उस दौर में एक चीज का बड़ा बोलबाला था, जिसे कहते थे पोएटिक डिक्शन। अब ये क्या था? ये समझिए कि कविता के लिए एक अलग ही भाषा बना दी गई थी। एक ऐसी खास भाषा जिसका इस्तेमाल सिर्फ कविताओं में होता था और उसका आम बोलचाल से कोई लेना देना ही नहीं था। ये भाषा जानबूझकर मुश्किल बनाई जाती थी, सजी धजी, अलंकृत। इसे पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोगों की भाषा माना जाता था। एक सोच बन गई थी कि भाई कुछ शब्द होते हैं पोएटिक और बाकी के शब्द कविता के लायक ही नहीं है, मानो शब्दों में भी ऊंच नीच हो। लेकिन फिर मैदान में उतरे दो नौजवान जोशीले कवि, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज। और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कह सकते हैं एक साहित्यिक धमाका करने का फैसला किया। साल था 1798। उन्होंने किताब छापी, लिरिकल बैलेड्स, और छपते ही मानो साहित्यिक दुनिया में भूचाल आ गया। इसकी इतनी आलोचना हुई कि वर्ड्सवर्थ को जवाब देना पड़ा। और जवाब के तौर पर उन्होंने किताब के दूसरे एडिशन में एक भूमिका लिखी, जो आज प्रीफेस के नाम से मशहूर है। पर वो सिर्फ भूमिका नहीं थी, वो एक ऐलाने जंग था, एक मैनिफेस्टो था। तो आखिर इस क्रांतिकारी मैनिफेस्टो में था क्या जिसने इतनी हलचल मचा दी? असल में इसके केंद्र में 3 बड़े और जबरदस्त विचार थे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया कि कविता की भाषा आखिर आए कहाँ से। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि असली दमदार कविता महलों और दरबारों में नहीं, बल्कि गांव के किसी किसान या चरवाहे की जुबान पर मिलती है। उनका मानना था कि इन साधारण लोगों की सीधी सच्ची भावनाओं से भरी भाषा अमीरों की बनावटी भाषा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो कविता को दरबारों से निकालकर वापस खेतों तक लाना चाहते थे। उनका दूसरा विचार तो पोएटिक डिक्शन के उस मजबूत किले पर सीधा हमला था। वर्ड्सवर्थ ने वो कह दिया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि एक अच्छी कहानी या निबंध की भाषा और एक अच्छी कविता की भाषा में असल में कोई फर्क है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। सोचिए, उस दौर के लिए ये कितनी बड़ी और विद्रोही बात थी। और तीसरा बड़ा विचार इस सवाल का जवाब था कि अच्छी भाषा बनती कैसे है, नियमों से या भावनाओं से। वर्ड्सवर्थ के लिए जवाब साफ था, भावनाएं। उनका कहना था कि अगर किसी कवि के दिल में कोई सच्ची गहरी भावना है और उसका विषय दमदार है, तो सही शब्द, सही भाषा अपने आप निकल कर आएगी। उसे किसी बाहरी सजावट या मुश्किल नियमों की जरूरत नहीं है। अब जरा इस फर्क को देखिए। ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो पुरानी, नियमों में जकड़ी, कुछ खास लोगों के लिए बनी कविता, और दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ का नजरिया, सरल, सच्ची, भावनाओं से भरी और सबके लिए सुलभ कविता। जमीन आसमान का फर्क था ये। लेकिन कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। हर क्रांति का कोई ना कोई विरोधी होता है, पर यहाँ वर्ड्सवर्थ के विचारों का सबसे बड़ा आलोचक कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना दोस्त और साथी कॉलरिज ही निकला। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के तर्कों पर कुछ बहुत ही गहरे और वाजिब सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ठीक है, गांव की भाषा, पर भाषा की क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि वो गांव की है या शहर की। उन्होंने ये भी पूछा कि जिसे हम असली भाषा कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्या शहर के इंसान की भाषा असली नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गांव की भाषा को भी कविता के लिए सुधारना और शुद्ध करना पड़े, तो फिर वो असली कैसे रही? और कॉलरिज के इन्हीं सवालों से एक ऐसी बहस शुरू हुई जो आज तक इस दौर में भी लेखकों और कवियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
ये लाइन कविता लिखने की सबसे बड़ी मुश्किल को बताती है। जरा सोचिए, हम जो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं, प्यार, दर्द, आसमान, पानी, वो पहले से ही हजारों मतलबों से भरे हुए हैं, घिस चुके हैं। अब एक कवि उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके कोई नई, कोई गहरी बात कैसे कहे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? खुद वर्ड्सवर्थ भी हमेशा अपने बनाए नियमों पर नहीं चल सके। उनकी जो सबसे महान कविताएं हैं, उनमें अक्सर भाषा आम बोलचाल से कई ज्यादा ऊंची, ज्यादा काव्यात्मक और ज्यादा गहरी हो जाती है। ये दिखाता है कि ये बहस कितनी जटिल है। तो आखिर में वर्ड्सवर्थ की इस क्रांति ने हमें एक ऐसा सवाल दे दिया जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। आज जब हम सब ट्वीट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और अब तो एआई की भाषा में जी रहे हैं, तो एक कवि के लिए असली या वास्तविक भाषा क्या है? शायद इस सवाल का जवाब हर दौर को, हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।